गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने कहा था कि आपको इतिहास के साथ भूगोल का भी हम उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ाएंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछता है, आप उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। उस संदर्भ में पहला क्लास आज हमारा है टोपोग्राफी का। टोपोग्राफी आप जानते हैं कि भूगोल में जितनी भी दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक आंतरिक शक्ति है, दूसरी बाह्य शक्ति है। आंतरिक शक्तियों से बड़े बड़े स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, महाद्वीप। लेकिन बाह्य शक्तियों से आपके जो कारक हैं उसके कारण बाह्य शक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की ऐसी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है? अंतर्जात या बाह्य शक्तियों से। दो क्वेश्चन, अंतर्जात शक्तियां कौन सी हैं तो वो आपको कभी जब इंटरनल फोर्स पढ़ाएंगे तो बाद में उसको बताएंगे शक्तियों के बारे में। क्योंकि अभी यहाँ से टोपोग्राफी शुरू हो रही है। टोपोग्राफी में सबसे पहला ही प्रश्न यही आता है कि उच्चावच किसे कहते हैं? उच्चावच या इसको हम रिलीफ कहते हैं। रिलीफ, उच्चावच मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन या कहीं उठा हुआ, कहीं धसा हुआ। वो बनता कैसे है? उच्चावच चूंकि भूगोल में तीन प्रकार के हमारे यहाँ आदत दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीफ, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिलीफ। तो प्रथम में आपका आएगा महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप और महासागर ये आपके फर्स्ट रिलीफ है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं जो धरातल पर बहुत बड़े व्यापक रूप से विद्यमान है। इनका निर्माण आंतरिक शक्तियों के द्वारा हुआ है। जो वेगनर ने स्पष्ट किया था कि महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत, उसमें उन्होंने 7 महाद्वीप और 4 महासागरों के बारे में बताया है, उसको आपको पढ़ाएंगे। द्वितीय में आपका आता है इन दोनों से निर्मित स्थलाकृतियां, जैसे महाद्वीप से क्या बनेगा? पर्वत, पठार, मैदान। महाद्वीप से क्या बनेगा? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल। ये सब आपके किससे बन रहे हैं? पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब आपके महाद्वीपों से बन रहे हैं। तो प्रथम श्रेणी का संबंध द्वितीय श्रेणी सीधा सीधा है। महासागर से क्या बनेंगे? तो बड़ा सा यहाँ पे चैप्टर ले लेते हैं, नदी। नदी, सागर जो आपके हैं, तो ये दोनों आपके बनेंगे क्योंकि महासागर के बाद सागर आता है। तो सागर, नदी, ये सब आपके महासागरों से निर्मित होते हैं। उसके बाद फिर तृतीय श्रेणी, ये विशुद्ध रूप से बाह्य शक्तियों द्वारा निर्मित होता है। बाह्य शक्तियां कौन सी हैं? अब बाह्य शक्तियों के बारे में पहले आप जान लीजिए। बाह्य शक्तियां क्या हैं? तो मुख्य रूप से जो बाह्य शक्तियां हैं वो अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, परिवहन और बृहद क्षरण। पहला है अपक्षय, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। दूसरा है अपरदन, इसको इरेजन कहते हैं। तीसरा है निक्षेपण, इसको डिपोजिशन कहते हैं। चौथा है परिवहन, इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और पांचवा है बृहद क्षरण, इसको मास लिफ्टिंग कहते हैं। बृहद क्षरण। पांचों के बारे में पहले आप जान लीजिए कि ये बाह्य शक्तियां हैं क्या। बाह्य शक्तियां ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। बाह्य शक्तियां, अपक्षय, चट्टानें जब अपने ही स्थान पर टूट जाती हैं तो उसको अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय का विशुद्ध रूप से परिभाषा होता है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। दो प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। उसको जब आपका एक चैप्टर ही अलग है उसमें जब समझाएंगे। अभी आपको टोपोग्राफी आपको शुरू करना है, सीधा पॉइंट पर चलते हैं हम। अपरदन, किसी भी ऐसी चीजों को जो धीरे धीरे काटा जाए, उसको हम काटना नहीं कह सकते, उसको कुतरना कहते हैं। तो किसी धीरे धीरे किसी चीज को कुतरना अपरदन कहलाता है। अपरदन को एक संकल्पना दी गई है, अपरदन चक्र की संकल्पना जो डेविस महोदय ने दिया है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना। उसमें उन्होंने कहा है कोई नवीन उत्थित भूखंड अपरदन के विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा अपरदित होकर पुनः संप्राय मैदान में बदल जाए। तो बातों को समझिएगा। अपरदन, कोई नवीन उत्थित भूखंड, कोई उठा
अपरदन के विभिन्न प्रतिमाओं द्वारा अपरदित होकर पूरा कट के और फिर से संप्राय मैदान में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरदन चक्र कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति से लेके और उसके उत्थान से पतन तक, तो उत्पत्ति, उत्थान और पतन ये तीनों चीज आएगी आपकी अपरदन चक्र की संकल्पना में। इसी के आधार पर उन्होंने नदियों का अपरदन चक्र बताया है, जिसमें आपको हम समझाएंगे। निक्षेपण, किसी एक स्थान से उठा के नदियां जब किसी दूसरे स्थान पर अवसाद जमा कर दी हैं, उसको निक्षेपण कहते हैं। तो नदियां क्या करती हैं, निक्षेपित करती हैं। परिवहन विशुद्ध रूप से मरुस्थलों के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरे जो आपकी स्थलाकृतियां हैं, दूसरे जो रिलीफ है उसमें आपका मरुस्थल भी आता है। तो मरुस्थलों में हवाएं परिवहन करती हैं, ना कि निक्षेपण। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ का है, ये मरुस्थलों में है। हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके बालू के कणों को, बड़े बड़े पत्थरों को जमा कर देती है, उसको परिवहन कहते हैं, कि ले जाना। और उसी का एक शब्द आगे आता है अपवहन। परिवहन में ही अपवहन भी आएगा, क्योंकि परिवहन नदियां भी कर सकती हैं। परिवहन को एक ऐसा रूप है जो भूगोल में बहुत व्यापक है। तो परिवहन का ही एक कारण है अपवहन, उड़ाना। तो हवाएं जब उड़ा के उसको लेके जाती हैं और जमा कर देती हैं, तो वो भी फिर निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण का अर्थ होता है बैठना। तो परिवहन में निक्षेपण भी आएगा, परिवहन में अपवहन भी आएगा। दूसरा है बृहद क्षरण, ये एक अलग टॉपिक है, इसका इसमें यहाँ पे जिक्र करना ठीक नहीं होगा। तो पहला आपका है, इसमें बाह्य शक्तियां जो बनाती हैं, हम सीधे टोपोग्राफी पे आते हैं, वो है नदी। नदी या रिवर। नदियां जब पहाड़ों में, क्योंकि आपको मालूम है नदियों की उत्पत्ति पहाड़ों से होती है, तो जब नदियां पहाड़ों के उतरती हैं पहाड़ों से, तो यहां से नदी चली और पहाड़ों को काटते छाटते किसी तरीके, क्योंकि इस पे नदियों का जो प्रवाह होता है वो डिपेंड करता है नदी की शक्ति पर, जिसको हम कहते हैं ढाल प्रवणता, स्लोप एनालिसिस। तो जितना ही ढाल, जैसे जैसे हम पहाड़ से मैदान की तरफ आएंगे, ये जाहिर सी बात है कि नदियां आपका बहुत तीव्रता से चलती हैं।